हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका वो इंडिया और साउथ एशिया से रिलेटेड है। आपको पता है कि साउथ एशिया एक अलग ही रीजन है। इवन दो हम अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइडेड हैं, लेकिन एज अ रीजन हम साउथ एशिया कहलाते हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक और श्रीलंका से लेके इंडिया तक है। देखिए, जो साउथ एशिया है वो पार्टली कॉन्टिनेंटल और पार्टली सी रीजन है, और इसमें 7 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, जो कि हैं आपकी इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स। साथ में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें अफ़गानिस्तान भी ऐड करते हैं। वर्ल्ड बैंक के डाटा में भी अफ़गानिस्तान को ऐड किया जाता है साउथ एशिया में। तो ये साउथ एशिया अगर आप जोग्राफिकली देखें तो हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक है। और अगर हम इम्पोर्टेंस देखें रीजन का, तो देखिए जिस तरह से इंडिया का जो पोजीशन है, ठीक है, इंडिया का जो रोल है पूरे रीजन के लिए वो बढ़ रहा है। कोविड के बाद, फिर रसिया यूक्रेन वार के बाद जो इंडिया का रोल है वो बढ़ रहा है इन द रीजन, क्योंकि हम श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना भी इंडिया के दौरे पे आई हुई थी। तो सारे कंट्रीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट है इन साउथ एशिया। जो पोजीशन है इंडिया का, वो आप देख सकते हैं कि यूएस भी रियलाइज़ कर रहा है कि इंडिया इम्पॉर्टेंट है इन साउथ एशिया, और स्पेशली टू कंटेन चाइना। इसका पूरा जो प्रैग्मेटिक रीजनल स्ट्रेटजीज़ हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से आप जब लिंक करते हैं। दूसरा है कि अगर चाइना का जिस तरह से राइज़ हो रहा है और चाइना चाहता है कि पूरा साउथ एशिया को कंट्रोल करना, तो इसलिए भी रीजन का इम्पोर्टेंस है। चाइना हर जगह, चाहे वो अपने डेप्थ डिप्लोमेसी से हो, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या सिल्क रूट हो, जो न्यू सिल्क रूट जिसे हम कह रहे हैं, तो चाइना एक्टिवली चाह रहा है रीजन में इन्वॉल्व होना। तीसरा है वॉर इन अफ़गानिस्तान। देखिए, जो अफ़गानिस्तान का सिनेरियो है तो उससे पूरा साउथ एशिया को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को कंट्रोल करना और उसे यूज़ करना इंडिया के साथ, जबकि इंडिया चाहता है कि तालिबान के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना। और अब जब यूएसए वापस निकल गया अफ़गानिस्तान से, तो चीज़ें देखने लायक हैं और ऑब्ज़र्व करने लायक हैं, क्योंकि अब इस बार इंडिया का स्ट्रेटजी अलग है। लास्ट बार की तरह इंडिया गलती नहीं करने वाला। हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, तालिबान के साथ बातचीत जारी रहेगी, और हम जो भी ग्राउंड लेवल पे भी अफ़गानिस्तान में काम कर सकते हैं, जैसा इंडिया करता आ रहा है, जैसे सलमा डैम से लेके वहाँ के अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट तक, वो कंटिन्यू करेगा। चौथा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है उन दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और दोनों ने साइन किया है इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2006 में। तो ये सारे दिखाते हैं कि इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर भी रियलाइज़ किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साउथ एशिया जो है वो सेंट्रल पिलर है। अगर आप इंडो पैसिफिक का जो पूरा डोमेन है, जो स्ट्रेटेजिक पूरा आप जियो स्ट्रेटेजी देखते हो, तो उसमें भी इंडिया का पोजीशन रियलाइज़ कर रहा है। इसी में आपका क्वाड भी है, और साथ में यूएसए भी रियलाइज़ कर रहा है कि हमें अगर चाइना को कंटेन करना है, चाइना का जो साउथ सी में या जो पूरा इन पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में जो रोल है, उसको अगर कंटेन करना है, तो उसमें इंडिया का इम्पोर्टेंस है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये 10%, अगर हम पूरा साउथ एशिया को देखें तो ये 10% है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का, और पॉपुलेशन वाइज देखें तो 1.65 बिलियन लोग यहाँ रहते हैं। चैलेंजेस हम देखें तो देखिए, अलग अलग फ्रंट पे हम अलग अलग चैलेंजेस देख रहे हैं। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो इंडिया में जो मेन इशू है अभी आपको पता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। इवन दो वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग, वी आर नॉट एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, पहला इशू। दूसरा कि इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, जॉबलेस ग्रोथ, जैसा मैंने कहा, ये मेजर फैक्टर निकल के आ रहा है इंडिया के लिए। उसके बाद इंडिया जो वॉलेटिलिटी है इंटरनेशनल स्केल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उसका भी इम्पैक्ट उसको फेस करना पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि जो श्रीलंका का जो आप पॉलिटिकल क्राइसिस देखो, और फिर साथ में जो उसके रैमिफिकेशन के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसमें भी इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स कि इंडिया हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट करता आ रहा है, लेकिन रिसेंटली अभी चाइना के शिप्स लैंड किए हम्बनटोटा पोर्ट में, वो एक इंडिया के लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन श्रीलंका में ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस एक बड़ा चैलेंज बन के निकल रहा है। तीसरा है नेपाल। नेपाल देखिए, नेपाल में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ रहा है, और वो चाइना
से भी का जो डेप्थ डिप्लोमेसी है उसमें भी फंस रहा है, जो कि इंडिया के लिए भी एक खतरे की साइन है, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल हम एक तरह से बफर की तरह भी काम करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और साथ में हमारा बहुत हिस्टोरिकली देखें तो क्लोज नेबर रहा है, तो ये फैक्टर है। चौथा है म्यांमार। म्यांमार में तो एक तो आपको पता है कि जिस तरह से स्ट्रगल चल रहा है मिलिट्री और वहाँ के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में, साथ में जो वहाँ के रोहिंग्या का प्रॉब्लम पूरा इशू था, और उसके कारण, और साथ में चाइना जिस तरह म्यांमार में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो इंडिया के पास एक चैलेंज हो जाता है इंडिया के लिए कि एक तरफ तो वो जो रोहिंग्या का जो पॉपुलेशन जिस तरह से उनके साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि मिलिट्री जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसको वो नाराज़ नहीं करना चाहता। अगर मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ की नाराज़ हो गई तो वो और ज़्यादा चाइना के क्लोज चली जाएगी, जो कि इंडिया के साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जब हम म्यांमार को देखते हैं। लेकिन जब हम बांग्लादेश को देखते हैं तो देखिए वहाँ पे भी अब क्या हुआ है कि जो कोविड का सिनेरियो और रसिया यूक्रेन वार का जो पूरा सीन हुआ उसके बाद वहाँ पे भी इकोनॉमिकली वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, और इसलिए उसने भी IMF से हेल्प मांगा है ताकि वो जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको डील कर सके। और बांग्लादेश हमेशा से स्पेशली अंडर शेख हसीना का जो रजीम है उसमें इंडिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप उसने मेंटेन किया। अभी रिसेंटली भी बांग्लादेश ने कहा है इंडिया को कि जो तीस्ता वाटर इशू है उसको सॉल्व करें। जो नेक्स्ट आपका कंट्री है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपको पता है कि वहाँ पे जो अलग अलग पोल्स हैं पावर के, एक तरफ आपके पॉलिटिकल पावर है, दूसरी तरफ मिलिट्री पावर है, तीसरा जो रिलीजियस हेड्स हैं वहाँ पे वो भी अपना अलग पावर है उनका, तो उसके कारण जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ देखने को मिलती है। साथ में इकोनॉमिकली भी वो सफ़र कर रहे हैं, उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस कंबाइन करके पाकिस्तान का भी हालत सही नहीं है, और रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज और फ्लडिंग का जो इशू वहाँ देखा गया है ये एक एडिशनल फैक्टर बन के निकल रहा है। नेक्स्ट है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में देखो तो आपको पता है कि यूएसए वहाँ से निकल गया और एक नया सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो ह्यूमन राइट्स और जो वुमेन राइट्स हैं वो एक बड़ा चैलेंज है वहाँ पे। जिस तरह से तालिबान की गवर्नमेंट है और जो वल्नरेबल है उनके राइट्स को वहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ये एक अलग चैलेंज है। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो देखिए हमारे पास हमने सार्क बनाया था लेकिन आपको पता है वो मोस्टली इनएक्टिव रहा है, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक तरह से वर्ल्ड्स लिस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अगर आप देखो तो इनफैक्ट पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता कि हम अफ़गानिस्तान तक फ्रीली मूव करें टू एंड फ्रो। मतलब अफ़गानिस्तान से जो ट्रक्स आते हैं, ठीक है, वो भर के आते हैं, मतलब अफ़गानिस्तान से प्रोडक्ट इंडिया आ सकते हैं लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट्स अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। इस तरह के बैरिकेड पाकिस्तान लगा के रखता है ट्रांसपोर्ट। और दूसरा है कि जो यहाँ का हिली टेरेन है, अगर हम देखें म्यांमार की तरफ तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का वो उतना है नहीं, साथ में जो हिली रीजन है, टफ टेरेन है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दूसरा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में आप देखो तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ रूटेड थ्रू दुबई। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 30 दिन लगता है टू मूव बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ढाका भी सर्क्यूटस रूट। और साथ में चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस एक अलग फैक्टर है। देखिए हर चीज़ में चाइना है और यहाँ पे भी चाइना होगा ही, तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है और उसके कारण जो पूरा जो रीजन है उसमें चाइना चाहता है कि अपना यूनिपोलरिटी मेंटेन करे, एक यूनिपोलर बन के वो उभरे इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन को कंट्रोल करे एक हेजेमॉन की तरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज रहा है आपका कोविड। जिस तरह से कोविड का इम्पैक्ट देखिए जो जैसे श्रीलंका है वहाँ पे टूरिज़्म के पे इम्पैक्ट किया, उसी तरह बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट किया, जो टेक्सटाइल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसी तरह फिर पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट किया। तो पूरा जो रीजन है एज अ होल सफ़र कर रहा है कोविड के, पोस्ट कोविड का जो पूरा इम्पैक्ट है आपका इकोनॉमिक। उसके बाद क्लाइमेट चेंज देखिए इसका एग्जांपल आपको हर कंट्री में अलग अलग तरह से मिलेगा। आपको नेपाल देखो तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, पाकिस्तान देखो तो वहाँ फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया में आपको पता है कितने एक्सट्रीम वेदर्स हो रहे हैं, कहीं पे सूखा है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रहा है। बेंगलोर जैसे सिटीज़ जो कि इतने IT हब है वो भी फ्लड का
फ्लडिंग प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो इस तरह से मॉनसून, मेल्टिंग हिमालय, सी लेवल राइज, ये सारे इश्यूज़ हैं जो साउथ एशिया एज अ होल को इम्पैक्ट करता है। अगर वे फॉरवर्ड को बात करें तो देखिए इंडिया को एक सेंटर स्टेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हो इंडिया हमेशा, अगर हमारा जो गुजराल डॉक्ट्रिन है या जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर भी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसमें हम हमेशा अपने नेबर्स को पहले रखते हैं, हम उन्हें मानते हैं। तो हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव रोल इन साउथ एशियन रीजन डिप्लोमेसी, ताकि चाइना जो वो जो डोमिनेंस है उसको हम काउंटर कर सके। जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जैसे कालादान मल्टीमोडल जो ट्रांजिट पूरे पे जो काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे नॉर्थ ईस्ट में, तो वो स्पीडी होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और इस कारण से भी प्रॉब्लम होता है। फिर रीजनल कनेक्टिविटी पे हमें काम करना चाहिए, और रीजनल कनेक्टिविटी पे हर एंगल से, मतलब सी रूट्स भी हैं, हम वाटर कनेक्टिविटी भी है जैसे हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, लैंड कनेक्टिविटी है जैसे हम नेपाल के साथ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें करना चाहिए, जैसे कि जूट प्रोडक्शन फ्रॉम बांग्लादेश कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गनी बैग्स इन इंडिया, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक रिमूव करने का, तो उसमें हम हमारे नेबर्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ में जो एग्जिस्टिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि सार्क या साफ्ता, उसको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी इंटीग्रेशन है हम साउथ एशिया के सारे कंट्रीज़ का वो और हो सके। अगर हम इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो हम आसियान से सीख सकते हैं, हम यूरोपियन यूनियन से सीख सकते हैं, जो कि हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं। साथ में हमें मल्टीलैटरल के साथ साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, और ट्रेड रिलेशन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे भी काम करना चाहिए। तो पूरा जो आर्टिकल है इंडियन लीडरशिप इन साउथ एशिया, उसको हमने समझ लिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा और समझ में भी आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।